नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं रोज 10 क्वेश्चन लेता हूं और प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखा करिएगा और जितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, सुमेलित करने को बोल रहा है, तो वो देख लेते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद, ये ना सब मतलब संप्रदाय थे जो कि अलग अलग समय में स्थापित हुए थे, ये उनके संस्थापक। तो जो विशिष्ट द्वैतवाद है, इसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य जी। राम जी विशिष्ट थे, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य जी से संबंधित है। द्वैता द्वैतवाद निम्बकाचार्य जी से, और द्वैतवाद खाली द्वैतवाद ये माधवाचार्य जी। तो ये संस्थापक ध्यान रखेंगे। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैता द्वैतवाद निम्बकाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 3 1 2 4। 3 1 2 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 1 2 4। थोड़ा सा हम जो है इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या था कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी। किसकी? अद्वैतवाद। ये जो द्वैतवाद है ना, इसके आगे आप अ लगा दोगे तो ये बन जाएगा अद्वैतवाद। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में अद्वैतवाद की स्थापना की, लेकिन 12वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा स्थापित आदि अद्वैतवाद के विरोध में 4 संप्रदायों का जन्म हुआ। मतलब कि 12वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद के विरोध स्वरूप इन 4 संप्रदायों का जन्म होता है। ध्यान रखिएगा। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैता द्वैतवाद निम्बकाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। तो ये 12वीं शताब्दी के आसपास इन संप्रदायों की स्थापना हुई थी, और ये सब जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित संप्रदाय हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी, और इस भक्ति आंदोलन में रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट स्थान रहा है। रामानुजाचार्य जी के एक शिष्य हुए जिनका नाम था रामानंद। ये जो रामानंद थे, रामानुजाचार्य जी के शिष्य, रामानंद जी को ही श्रेय जाता है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का। इन्होंने ही भक्ति आंदोलन का प्रसार दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किया था। किन्होंने? रामानंद जी ने। और रामानंद जी ने ही पहली बार जो हिंदी है ना, हिंदवी जिस समय उसको बोला जाता था उस समय, उसका जो है प्रयोग किया था प्रचार प्रसार में। और रामानंद जी के उत्तर भारत में 5 शिष्य हुए। कौन कौन थे ये 5 शिष्य रामानंद जी के? कबीरदास जी थे जो कि जुलाहा का काम करते थे। दूसरे थे सेना जो कि नाई का काम करते थे। उसके बाद रैदास जो कि चमड़े का काम करते थे, मतलब चमार थे। उसके बाद नामदेव चौथे नंबर में जो कि दर्जी का काम करते थे। 5वें शिष्य थे पीपा जो कि जाट थे। तो ये सभी ना निम्न वर्गीय थे, निम्न कुल के थे। तो रामानंद जी के ये 5 शिष्य उत्तर भारत में, और इन्हीं 5 शिष्यों ने पूरे उत्तर भारत क्या पूरे भारत में ही भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। तो रामानुजाचार्य जी के शिष्य हुए रामानंद, और रामानंद जी के ये 5 शिष्य। तो ध्यान रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासकों का सही कालक्रम क्या है? तो ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी जो है ना काफी पूछा जाता है, मतलब शासकों का कालक्रम, क्रोनोलॉजी। तो देखिए सबसे पहले हुए थे चंद्रगुप्त प्रथम, ये जो है पहले नंबर में थे चंद्रगुप्त प्रथम। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं समुद्रगुप्त, तो ये चौथा दूसरे नंबर में। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ये। उसके बाद स्कंदगुप्त। तो क्या आपका उत्तर हो जाएगा? 1 4 2 3। 1 4 2 3 आप लोग कूट में मिलान कर लीजिएगा। 1 4 2 3 ये आपका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा हम इन शासकों के विषय में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ये जो है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक। इनसे पहले भी गुप्त वंश के 2 शासक हुए, एक तो घटोत्कच और उनसे पहले श्रीगुप्त। जो श्रीगुप्त हैं उनको ही गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वो जो है स्वतंत्र शासक नहीं थे। उसके बाद जो उनके जो पुत्र हुए घटोत्कच, वो भी किसी राजा के अधीनस्थ ही रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। इस वंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक, प्रथम शक्तिशाली शासक, वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, जो कि उस समय में शक्तिशाली शासक धारण किया करते थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319
ईस्वी में राजगद्दी प्राप्त की और उसी वर्ष इसने गुप्त संवत की भी शुरुआत की थी। 319 ईस्वी में, ध्यान रखना, इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो इतनी बातें आप लोग चंद्रगुप्त प्रथम से ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो अगले शासक हुए समुद्रगुप्त। देखो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के बीच ना एक और शासक हुए थे जिसका नाम है कांच। कहते हैं ये जो कांच है ना, ये समुद्रगुप्त के बड़े भाई थे लेकिन उतने योग्य थे नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त जो कि काफी योग्य थे, तो ये जो है अगले शासक बनते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। उसके बाद जो समुद्रगुप्त हैं इनको जो है 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 100 युद्धों का विजेता। और समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को भी जीता था, दक्षिणापथ का विजय अभियान किया था ना। इनका एक अभिलेख मिला है, प्रयाग प्रशस्ति, जिससे समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना की थी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, क्या नाम था? हरिशेन। ध्यान रखेंगे, हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखेंगे, जो समुद्रगुप्त था ना, इसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए एक नीति अपना रखी थी जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। पहला ग्रहण, ग्रहण का मतलब होता था कि किसी राज्य पर आक्रमण करो और उसको युद्ध के द्वारा जीत लो, ये क्या हो गया? ग्रहण। उसके बाद मोक्ष, उस राज्य का जो राजा है उसको जो है छोड़ दो, मतलब माफ कर दो, छोड़ दो, उसको मारो नहीं, छोड़ दो। उसके बाद अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब है उस राज्य को, उस राजा को वापस दे दो, ये अनुग्रह। तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ये जो है दक्षिण भारत के विजय अभियान में समुद्रगुप्त द्वारा अपनाई गई नीति थी। समुद्रगुप्त ने क्या किया? दक्षिण भारत में लगभग 12 राजाओं को इसने परास्त किया। कोसल से इसने शुरू किया था, कोसल, फिर महाकांतर, उसके बाद वो नीचे पल्लव शासक को भी इसने परास्त किया था। तो लगभग 12 शासकों को इसने परास्त किया और किसी भी राजा को इसने नहीं मारा और ना ही किसी भी राजा के राज्य को अपने राज्य में सीधे मिला लिया। समुद्रगुप्त ने क्या किया? उन राजाओं को पहले तो उन राजाओं के राज्य को जीता जिसको ग्रहण कहा गया, उस राजा को क्षमा कर दिया मतलब मोक्ष, और उसके बाद उस राजा को उसका राज्य वापस लौटा दिया मतलब कि अनुग्रह। और ये जो है राज्य समुद्रगुप्त के करद राज्य बन गए, मतलब कि समुद्रगुप्त को वो लोग टैक्स देंगे, वर्ष में वार्षिक कर देंगे, तो करद राज्य बन गए। जबकि उत्तर भारत के जो राज्य थे ना, उनका समुद्रगुप्त ने सीधे सीधे अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। ध्यान रखना इस चीज को। जैसे वो था ना अपना अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने भी उत्तर भारत के तमाम राज्यों का सीधे सीधे दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया था। राजपूताना के जो राज्य थे उनका भी सीधे सीधे विलय कर लिया। लेकिन जो दक्षिण भारत के राज्य थे जैसे कि देवगिरी हो, वारंगल हो, द्वार समुद्र हो, तो इन सब से उसने वार्षिक कर लिया था। उसके अधीन थे, बस वो लोग वहां पर अपना स्वतंत्र शासन करते थे, लेकिन किसके अधीन थे? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के, उसको वार्षिक कर दिया करते थे। ठीक ऐसा ही समुद्रगुप्त ने भी किया, दक्षिण भारत के राज्यों को जीता और जीत करके उनके राज्यों को वापस लौटा दिया कि भाई तुम शासन करो लेकिन हमको जो है कर दिया करो। तो ये लोग जो है वार्षिक कर दिया करते थे दक्षिण भारत के राज्य, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो समुद्रगुप्त था ना, एक महान विजेता तो था ही था, मतलब ये जितना अच्छे तरीके से तलवार चला पाता था, युद्ध कर सकता था, उतना ही ये जो है कला प्रिय भी था। इसके सिक्कों में इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा जो माँ सरस्वती जी का प्रिय वाद्य यंत्र है ना, वीणा, तो इसको जो है इसके सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया, ये भी काफी पूछा गया है। इसके बाद जो अगला शासक हुआ वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसकी उपाधि थी विक्रमादित्य की। जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है ये समुद्रगुप्त का बेटा था। और समुद्रगुप्त का ना एक और बेटा था रामगुप्त, जो कि समुद्रगुप्त के बाद गद्दी में बैठा था लेकिन ये योग्य नहीं था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने रामगुप्त को हटा करके खुद सत्ता प्राप्त कर ली थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। तो उपाधि विक्रमादित्य की थी और इसने भारत से शकों का उन्मूलन किया था। शक जो कि विदेशी आक्रमणकारी थे ना, और भारत में लंबे समय तक इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था। भारत के कई सारे हिस्सों में, विशेष करके जो सौराष्ट्र है, जो गुजरात तरफ का जो एरिया है ना, उस तरफ इन्होंने अधिकार
कर रखा था, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर भी इन्होंने अधिकार कर रखा था शकों ने। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है उसने शकों को परास्त किया था और खदेड़ दिया था शकों को। इस समय शकों के जो राजा थे ना, शक क्षत्रप, क्षत्रप कहा जाता था, वो था रुद्रसिंह तृतीय, रुद्रसिंह तृतीय। तो इसको जो है इसने परास्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ये भी अपने पिता के समान, मतलब समुद्रगुप्त के समान विद्वानों का काफी सम्मान करता था और इसके दरबार में ना विद्वानों की काफी मतलब संख्या थी। बहुत सारे विद्वानों को इसने अपने यहाँ शरण दे रखा था और 9 प्रसिद्ध विद्वान इसके यहाँ रहा करते थे जिसको नवरत्न कहा जाता था, जिनमें से एक महाकवि कालिदास जी भी थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में इतना याद रखेंगे। स्कंदगुप्त, देखो स्कंदगुप्त, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त हुआ, कुमारगुप्त के बाद हुआ स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के विषय में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। इसका जो प्रांतपति था सौराष्ट्र का, सौराष्ट्र जो गुजरात को कहा जाता था, तो सौराष्ट्र का प्रांतपति था पर्णदत्त। पर्णदत्त ने अपने बेटे चक्रपालित को यह कार्य सौंपा था। मतलब कि स्कंदगुप्त के आदेश पर सौराष्ट्र के प्रांतपति पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था और किन किन लोगों ने यहां पर जीर्णोद्धार का काम करवाया था। पिछले वीडियो में मैंने शायद ये वाला क्वेश्चन लिया था, सुदर्शन झील वाला, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो स्कंदगुप्त के बारे में ये ध्यान रखेंगे। स्कंदगुप्त के समय भारत में हुणों का भी आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त ने अपने साम्राज्य को हुणों के आक्रमण से सुरक्षित भी किया था। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नील क्रांति, देखो नील क्रांति था क्या, ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। नील जो है ना कपड़ों को रंगने का काम में आता था। नील जो है कपड़ों को रंगने का काम आता था और अंग्रेज जो है भारत से बहुत ज़्यादा नील अपने यहाँ लेकर के जाते थे। तो क्या होता था कि जो अंग्रेज हैं वो क्या करते थे, किसानों को अग्रिम पेशगी दे देते थे, मतलब एडवांस में पैसा दे देते थे, बोलते थे कि हमारे लिए नील उगाओ। लेकिन जो किसान थे ना वो नील का उत्पादन नहीं करना चाहते थे। एक वजह ये थी कि नील के उत्पादन से ना जो खेत की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है। फिर आप उसमें कोई दूसरा फसल लोगे, चाहे अनाज उगाओगे, चावल मतलब धान या फिर गेहूं, तो उतना अच्छा उत्पादन नहीं दे पाता था। तो जो किसान थे वो नील का उत्पादन नहीं करना चाहते थे। वहीं दूसरा ये था कि जो अंग्रेज थे ना वो नील के उत्पादन, मान लो किसी किसान ने नील का उत्पादन किया तो उसको सही दाम नहीं देते थे। अगर मान लो कोई किसान है नील की खेती कर रहा है, अगर उसको सही पैसा मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो भाई वो अनाज खरीद के खा सकता है, लेकिन उसको उतना पैसा नहीं मिलता था। तो किसान जो है अपने खेतों में धान उगाना ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि उसमें से अपने खाने के लिए रख लेते थे और कुछ बेच भी देते थे। अब नील, पूरे खेत में नील उगा लेंगे तो अब क्या करेंगे, नील को खाएंगे क्या, नील को तो खा नहीं सकते। जबकि अंग्रेज जो हैं उनको उतना पैसा देते नहीं थे जिससे कि वो अनाज खरीद के अपना जीविकोपार्जन कर सके, और खेत भी पूरा बंजर हो जाता था, उसमें उत्पादन होता नहीं था। तो ये जो है किसान बड़े परेशान थे। अच्छा, जो एडवांस देने की मैंने बात की है ना, अग्रिम पेशगी, इसको ना ददनी प्रथा बोला जाता था। और एडवांस जो पैसा दिया जाता था ना वो मामूली सा होता था, कोई बहुत बड़ी रकम उनको नहीं दी जाती थी। उनको मतलब करारनामा किया जाता था, एडवांस थोड़ा सा पैसा दे दिया जाता था और उनको पूरा दस्खत वस्खत ले लेते थे होंगे कि भाई हाँ मैंने तुमको बोला है कि तुम जो है इतने इतने खेत में नील उगाओगे और ये लो पैसा, तो थोड़ा सा पैसा दे देते थे। अब भाई पैसा दिया है, मतलब कि भाई बात हुआ है, करारनामा हुआ है, कायदे से वो लोग जो है पेपर ऊपर तैयार कर लेते रहे होंगे, जो भी उस समय जैसा भी होता था, तो उसमें एडवांस वाली बात भी करते रहे होंगे। लेकिन जो एडवांस दिया जाता था बहुत कम दिया जाता था और नील का जो दाम है ना वो उनको नहीं मिल पाता था। तो इससे किसान बड़े परेशान थे। तो किसानों ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की। तो पूछ रहा है किसने नेतृत्व किया था नील क्रांति का, तो 2 लोग थे। जो बिरसा मुंडा थे ना, इन्होंने तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था झारखंड में। तो ये थे दिगंबर बिस्वास और विष्णुचरण बिस्वास। इन दोनों ने नील क्रांति का नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा, नील क्रांति का नेतृत्व दिगंबर बिस्वास और विष्णुचरण बिस्वास। ये जो नील क्रांति है 1859-60 में शुरू हुआ था और ये काफ़ी लंबा चला था। देखो जो चंपारण सत्याग्रह हम लोग पढ़ते हैं ना, 1917 में महात्मा गांधी जी को
जो रामचरण शुक्ल थे वो बिहार से बुलाने जाते हैं, गांधी जी को बिहार लेकर के आते हैं और वहाँ पर फिर जो किसान थे उनके साथ भी यही चीज़ थी कि जो अंग्रेज थे वो नील की खेती करने के लिए बाध्य कर रहे थे और पैसा वैसा भी वहाँ काफ़ी कम दिया जा रहा था। हालांकि उस समय तक ना जो रासायनिक रंग है वो आ चुका था 1917 की स्थिति में, लेकिन फिर भी जो अंग्रेज थे वो किसानों को तंग किया करते थे, क्योंकि अंग्रेजों को तो भाई मज़ा आता था लोगों को परेशान करने में। तो दिगंबर बिश्वास और विष्णु चरण बिश्वास इन्होंने जो है 1859-60 में नील किसानों का नेतृत्व किया था इस विद्रोह में। तो ध्यान रखिएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 2 और 4, 2 और 4 ये आपका उत्तर होगा 2 और 4। बिरसा मुंडा को याद रखेंगे, ये मुंडा विद्रोह से संबंधित हैं। और ये जो दीनबंधु मित्र है ना, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध भी नील क्रांति से है। देखो ये क्रांतिकारी नहीं थे दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने ना एक पुस्तक लिखी थी नील दर्पण, नील दर्पण इनकी रचना है नील दर्पण, जिसमें इस जो नील क्रांति हुई थी उसके बारे में इन्होंने लिखा है नील दर्पण में। तो दीनबंधु मित्र नील दर्पण ध्यान रखेंगे। ददनी प्रथा याद रखिएगा, जो एडवांस पैसा दे दिया जाता था। अब एडवांस मिल रहा है मतलब बड़ी राशि नहीं मिलती थी, मामूली सा रकम दिया जाता था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने को बोल रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सॉरी माफ़ी चाहूँगा। पहला दिया है मार्ले मिंटो, मतलब एक तरफ जो है मतलब क्या कहेंगे, अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि मार्ले मिंटो तो भाई एक, अच्छा हाँ ये वो अधिनियम था ना, और घटनाएं समझिए ये घटनाएं हैं, और दूसरी तरफ ये भी घटनाएं हैं, मतलब कौन सी घटना किस बड़ी घटना से संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखिए जो मार्ले मिंटो सुधार, ये सुधार था ना मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में आया था। तो जो मार्ले थे ये भारत सचिव थे और जो मिंटो थे ये भारत के वायसराय थे 1909 की स्थिति में। तो 1909 में जो अधिनियम आया था उसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो इस अधिनियम में या फिर मार्ले मिंटो सुधार में क्या चीज हुआ था, देशव्यापी आंदोलन ऐसा कुछ नहीं हुआ था 1909 में। असहयोग आंदोलन तो 1920 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन है यही आपके मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्या था थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत ना जो मुस्लिम थे उनको पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, पृथक निर्वाचन और साथ ही साथ पृथक मताधिकार का अधिकार दिया गया 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये जो पृथक निर्वाचन है ये क्या है, पृथक निर्वाचन देखिए एक होता है जो निर्वाचन मतलब कि इसको ना हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 9 विधायक हैं, सॉरी हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। टोटल कितने हैं 90 विधानसभा क्षेत्र। उनमें से एक विधानसभा क्षेत्र है रायपुर, रायपुर एक विधानसभा क्षेत्र है। तो रायपुर एक विधानसभा क्षेत्र है तो उस विधानसभा क्षेत्र से केवल एक विधायक चुना जाएगा, लेकिन उस एक विधायक के पद को पाने के लिए रायपुर क्षेत्र से बहुत सारे लोग चुनाव लड़ सकते हैं ना। मान लो 10 लोग खड़े होते हैं तो आप जो है रायपुर की जो जनता है जो मताधिकार का अधिकार रखते हैं तो वो इन 10 में से किसी भी व्यक्ति को मतदान करने के लिए अपने हिसाब से वोट दे सकते हैं, जिसको चाहे उसको वो वोट दे सकते हैं। और इसमें जो है आरक्षण हो सकता है, जैसे यहाँ 90 विधायक है ना, 90 विधानसभा क्षेत्र है हमारे यहाँ, तो इसमें आरक्षण हो सकता है कि कुछ जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगी, कुछ अनुसूचित जाति के लिए, कुछ ओबीसी के लिए और कुछ जो है सामान्य वर्ग के लिए ऐसे आरक्षित होगी। और जो विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए है वहां से वही अनुसूचित जनजाति वाला व्यक्ति ही चुनाव में खड़ा होगा और उस विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग चाहे वो अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो या अनुसूचित जाति वर्ग का हो या सामान्य वर्ग का हो या पिछड़ा वर्ग का हो, वह उसी व्यक्ति को वोट देंगे। मतलब एक व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, जितने भी लोग खड़े होंगे वो सब अनुसूचित जनजाति वर्ग से होंगे और उस क्षेत्र के सभी लोग चाहे वो किसी भी वर्ग के हो उन्हीं को ही वोट देंगे, मतलब किसी अलग को नहीं देंगे। जैसे मान लो रायपुर जो कि सामान्य सीट है ना, तो रायपुर में रहने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, सामान्य सब जो है वहां पर जो सामान्य वर्ग का जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसी को वोट करेंगे। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो कि अंग्रेजों ने शुरू किया था इसमें क्या होगा, मान लो रायपुर हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। अब रायपुर में मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, अनुसूचित जनजाति के भी हैं, अनुसूचित जाति के भी हैं। अगर मान लो अभी पृथक निर्वाचन प्रणाली होता तो क्या होता, रायपुर में
रायपुर जो एक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जो मुस्लिम लोग रहते हैं अलग अलग जगह पर, तो उनके लिए एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा, एक नहीं बहुत सारे खड़े हो सकते हैं। वो उस मुस्लिम कैंडिडेट जितने भी खड़े होंगे उनको रायपुर के मुस्लिम लोग वोट देंगे। वहीं हिंदू लोगों के लिए हिंदू कैंडिडेट खड़े होंगे, अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति वाले खड़े होंगे। मतलब कि एक विधानसभा क्षेत्र और वहां से अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं और वो लोग जो है जीत जाएंगे मान लो। तो वहां पर रायपुर विधानसभा क्षेत्र से मुस्लिमों के लिए एक अलग प्रतिनिधि होगा, हिंदुओं के लिए अलग प्रतिनिधि होगा, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग प्रतिनिधि होगा, सिखों के लिए अलग प्रतिनिधि होगा, अनुसूचित जाति वालों के लिए अलग प्रतिनिधि होगा। मतलब कि एक विधानसभा क्षेत्र और वहां से 4-5 विधायक। तो यही जो है पृथक निर्वाचन के अंतर्गत अंग्रेजों ने किया और यही जो प्रणाली थी ना अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, और यही भारत विभाजन का कारण भी बना था। क्योंकि ना आगे चल करके फिर सिखों ने बोला कि भाई हमको भी पृथक निर्वाचन चाहिए, हमारे क्षेत्र में हमारे मतलब सिख भाई जो है होना चाहिए सांसद विधायक। उसके बाद फिर और भी लोगों ने बोला, और जो भीमराव अंबेडकर थे ना वो भी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी जी उनको समझाते हैं कि ये जो पृथक निर्वाचन है ये पूरे देश को बांट देगा, हिंदू मुस्लिमों को तो बांट ही दिया है, ये जो है हिंदुओं में जो दलित और जो सवर्ण है उनको भी बांट दिया जाएगा, देगा, ऐसा गांधी जी ने समझाया। और बाद में जो दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ाई गई। आरक्षित सीटों में क्या होगा, जैसे कि मैंने 90 विधानसभा क्षेत्रों का उदाहरण दिया, तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में शायद 30 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है और 9 शायद अनुसूचित जाति के लिए। तो ये जो है जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से उसी वर्ग के लोग ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं और उस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी जाति के लोग रहेंगे, अलग अलग जाति के लोग, वो उन्हीं में से ही किसी एक को चुनेंगे। तो ये जो है ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। हालांकि आरक्षण भी देखा जाए तो लंबे समय तक सही नहीं है, तो फिलहाल ठीक है ये इस वाली व्यवस्था से, तो ये आरक्षण वाला ठीक है। क्योंकि पृथक निर्वाचन में क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हो कि एक ही विधानसभा क्षेत्र या एक ही लोकसभा क्षेत्र और वहां से जो है कई सारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं अलग अलग जाति के लिए अलग अलग, और जो जिस जाति का है ना वो अपने ही जाति वाले को ही वोट देगा। तो ये बड़ा बेकार चीज था। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। मैं काफी मतलब ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्या, अगर किसी को बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है तो माफी चाहूंगा, लेकिन काफी सारे लोगों को ये पसंद भी आ रहा है। तो मार्ले मिंटो सुधार ये सांप्रदायिक निर्वाचन, इसी को बोला गया सांप्रदायिक निर्वाचन, क्योंकि संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन हो रहा है। अगला दिया है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, तो देखो साइमन कमीशन की जो स्थापना हुई थी 1927 में, और ये भारत कब पहुंचा था, 1928 में, फरवरी 1928 में पहुंचा था ना। हाँ, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। तो ये जो साइमन कमीशन है इसका काम क्या था, तो 1919 में जो अधिनियम आया था, 1919 का जो अधिनियम आया था जिसको चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो वो किस तरह से काम कर रहा है उसकी जांच पड़ताल के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। इसमें ना टोटल 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष थे साइमन, और साइमन के साथ ही यहाँ पर टोटल 7 सदस्य थे। अब भारतीयों की मांग थी कि ये जो कमेटी बन रही है, ये जो कमीशन बन रहा है साइमन कमीशन, इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए, लेकिन इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के जो वायसराय थे उन्हीं के कहने पर इसमें भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो भारतीयों ने इसका जो है बहुत ज्यादा विरोध किया कि भाई हमारे लिए ही मतलब ये कमीशन बनाया गया है और इसमें जो है भारतीय सदस्य ही नहीं है। तो साइमन कमीशन से देशव्यापी आंदोलन हुआ, पूरे देश में जो है आंदोलन किया गया। जैसे ही साइमन कमीशन के सदस्य बंबई बंदरगाह पर उतरे, वहां से ही इनका विरोध शुरू हो गया। साइमन गो बैक इस टाइप के नारे लगाए जाने लगे, साइमन गो बैक इस टाइप से, जैसे भी वो था ना कोरोना गो, वो साइमन कमीशन वापस जाओ उसी से लिया गया था, साइमन गो बैक। तो साइमन कमीशन का खूब विरोध किया गया, और साइमन कमीशन के विरोध करने के समय में ही लाला लाजपत राय जी की लाठियों से पुलिस वालों ने पिटाई कर दी थी। मतलब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और लाला लाजपत राय जी को
मतलब लाला लाजपत राय जी भी वहाँ पर थे, विरोध कर रहे थे, और पुलिस जो है वहाँ पर लाठीचार्ज कर देती है और जो लाला लाजपत राय थे वो घायल हो जाते हैं, उनको अस्पताल में भर्ती किया जाता है जहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो साइमन कमीशन से देशव्यापी आंदोलन हुआ। उसके बाद चौरी चौरा घटना, ये असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चौरी चौरा घटना क्या थी, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो चौरी चौरा है ना, ये स्थान का नाम है, देवरिया उत्तर प्रदेश में है, देवरिया करके एक जिला, तो वहीं पर ये चौरी चौरा नामक स्थान है। तो जो असहयोग आंदोलन के समय में 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा में ना शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। उस टाइम पे ये आम चीज था, असहयोग आंदोलन के समय में देश भर में हर एक स्थान पर इस टाइप के जुलूस निकाले जाते थे, और लोग जो है महात्मा गांधी के आह्वान पर बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से जुलूस निकालते थे, रैली निकालते थे, मतलब कोई जो है हिंसा नहीं कर रहा था। लेकिन पता नहीं चौरी चौरा में क्या हुआ, तो ये जुलूस निकाला गया था और पुलिस जो है वो जुलूस को रोकने की कोशिश कर रही थी। ये हर जगह होता था, पुलिस जो है रोकने की कोशिश करती, लाठीचार्ज भी किया जाता था, मार पिटाई भी करते थे। तो वो यहाँ भी हुआ चौरी चौरा में। तो यहाँ के जो लोग थे वो थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ज़्यादा भड़क जाते हैं और पुलिस वाले को ही मारने पीटने लगते हैं, और पुलिस वाले जो है भीड़ को देख करके डर जाते हैं और वो जो है थाने के अंदर में छिप जाते हैं। अब टोटल पुलिस वालों की संख्या बताई जाती है 22, उनमें से एक थानेदार भी था, मतलब एक थानेदार और 21 पुलिस वाले, टोटल 22। तो ये जो है थाने में बंद है और भीड़ जो है थाने को घेर लेती है। अब चूंकि उन्होंने अपने आप को अंदर से बंद कर लिया होता है, तो जो भीड़ क्या करती है, उस थाने में आग लगा देती है। तो यहां पर ये जो 22 पुलिस वाले थे थानेदार समेत जल करके मर जाते हैं। तो ये जो घटना थी महात्मा गांधी जी को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि देखो महात्मा गांधी जी ने ये जो आंदोलन शुरू किया था पूरी तरह से अहिंसात्मक तरीके से, और लोग भी ना अहिंसात्मक तरीके से इस आंदोलन को कर भी रहे थे। लेकिन ये जो घटना थी जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए, महात्मा गांधी जी का हृदय द्रवित हो उठा है, और कहीं ना कहीं उनके जो सिद्धांत थे उन पर ये चोट था, उनके सिद्धांतों पर। तो वो जो है इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 12 फरवरी सन 1922 को बारदोली में, वहाँ पर बारदोली में मतलब मीटिंग होती है, सभा होता है, और वहीं पर जो है 12 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो पूछा जाता है कि जो असहयोग आंदोलन किस प्रस्ताव से समाप्त हुआ था, तो बारदोली प्रस्ताव से, 12 फरवरी 1922। इसके बाद महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि उनको 6 वर्ष की सजा दी गई थी महात्मा गांधी जी को, लेकिन थोड़ा उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है, तो 1924 में ही उनको छोड़ दिया जाता है 2 वर्ष के बाद। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, चौरी चौरा की घटना, असहयोग आंदोलन। इसके बाद दांडी यात्रा। दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। देखो महात्मा गांधी जी 1930 में, मतलब 1930 से पहले ना काफ़ी सारी घटनाएं घटित हुई थी। एक तो साइमन कमीशन वाली घटना थी, और भी कई सारी चीज़ें थी। तो महात्मा गांधी जी कोई बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि ये जो आंदोलन है कुछ ऐसे तरीके से शुरू हो कि पूरी दुनिया की नज़र हम पर जाए। तो उनको आइडिया आता है कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने नमक पर कर बढ़ा दिया है, तो वो तय करते हैं कि मैं नमक कानून का उल्लंघन करके आंदोलन की शुरुआत करूंगा। तो ये जो दांडी यात्रा थी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का एक तरीका मात्र था, जो कि इतना कारगर सिद्ध हुआ कि पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। जहां पर समुद्र नहीं है ना, क्योंकि समुद्र में ही नमक बनता है, तो वो लोग जो है रासायनिक तरीके से नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा जो जनजातीय लोग थे, जो कि जनजातीय लोग जो जंगलों में रहते हैं ना, तो उन्होंने जंगल कानून का उल्लंघन किया था। हमारे छत्तीसगढ़ में काफी सारे जंगल सत्याग्रह हुए थे ना 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। देखिए क्या था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने जंगल पर जाने से रोक लगा दिया था, क्योंकि जो आदिवासी थे, जो ग्रामीण लोग थे, वो जंगल में ही जाते थे अपना लकड़ियां लेने, अपना दैनिक जीवन का काफ़ी सारी चीज़ें ना उनको जंगल से ही मिला करती थी। तो जंगल जाने में प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो उन्होंने जंगल कानून का उल्लंघन करके इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। बात करें दांडी यात्रा की, महात्मा गांधी ने तय किया कि वो जो है पैदल अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तट में जाएंगे और नमक बना करके
इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे, नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। चुना गया दांडी। दांडी जो कि ना खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी है ना गुजरात में, तो उसी के पास एक छोटा सा गांव है दांडी, जहां पर नमक वमक भी बनता है। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो अहमदाबाद साबरमती आश्रम से पैदल जाएंगे दांडी, और उन्होंने इस काम के लिए अपने 78 सहयोगियों को चुना। कितने सहयोगी? 78 सहयोगी। और इन 78 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी जी 12 मार्च 1930 को ये साबरमती आश्रम से निकलते हैं। कब? 12 मार्च 1930। और 24 दिन की यात्रा के पश्चात 358 किलोमीटर दूरी तय करते हुए ये जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं, और वहां पर नमक बना करके इस आंदोलन का मतलब जो नमक कानून है उसका उल्लंघन करते हैं, और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ध्यान रखना, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। और ये जो है ना पूरे देश विदेश के जो वो थे रिपोर्टर, वो इसको कवर करते हैं, और मतलब सब लोग इसको जानते हैं इस आंदोलन को। तो महात्मा गांधी जी ने अच्छा तरीका निकाला कि लोगों को अपनी ओर खींच सके, और काफ़ी लोग इससे जुड़े भी। महात्मा गांधी जी जो साबरमती से दांडी गए, मतलब 24 दिन की उनकी जो यात्रा थी, ऐसा नहीं है कि वो पूरा 24 दिन तक चलते रहे। वो लोग दिन में चला करते थे और रात के समय ना किसी भी गांव में वो ठहरा करते थे। अब देखिए, मैंने बताया कि इनके सहयोगी कितने थे? 78। लेकिन ये जो दांडी यात्रा थी ना, जब ये चलते थे महात्मा गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ, तो बहुत भीड़ इनके साथ चलती थी। आसपास के जो गाँव के लोग होते थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते थे, दूसरे जो देशभक्त थे, वो सब इनके साथ चलते थे। लेकिन जो मेन जो थे ना, जो साबरमती से दांडी तक गए, वो 78 थे। ध्यान रखेंगे इसको। बाकी जिस भी गांव से ये लोग गुजरते थे, उस गांव में इनके खाने पीने के लिए, आराम करने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती थी। तो ऐसा नहीं कि बीच पूरा ही चले जा रहे हैं, नहीं, बीच में ये लोग रुकते भी थे। बाकायदा जो गांव वगैरह पड़ते थे, वहां पर गांधी जी मतलब लोगों को जागरूक भी करते रहे होंगे, चीज़ें बताते रहे होंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अंग्रेज किस तरह से शोषण कर रहे हैं, वो सारा कुछ। तो ये अच्छा तरीका इन्होंने निकाला था दांडी यात्रा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग कूट का मिलान कर लीजिएगा जो मैंने बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का विशिष्ट उदाहरण है? नटराज की कांस्य प्रतिमा। तो देखो, जो नटराज, जो शिव जी की प्रतिमा है ना, नटराज की प्रतिमा, ये कहाँ से मिली है? तो त्रिचिरापल्ली तमिलनाडु में है ना, त्रिचिरापल्ली। इसके अलावा त्रिभरंग कुलम, यहाँ से भी जो है नटराज की विशाल प्रतिमा मिली है। स्पेशली त्रिचिरापल्ली को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये जो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति है, ये किस कला का विशिष्ट उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो देखो, जो पल्लव कला है ना, अगर मैं पल्लव कला की बात करूं, तो इनके समय में जो रथ मंदिर हैं, चट्टानों को काट करके जो मंदिर बनाए जाते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। उसके बाद जो चोल कला है, इसी से संबंधित है, चोल कला ही इसका आंसर है। नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति है वो चोल काल की है, ध्यान रखना इस चीज को। गुप्त कला, इसके बारे में बात करेंगे कभी, चालुक्य कला के बारे में भी कभी बात करेंगे। चोल कला की अगर मैं बात करूं, तो इनके समय में काफ़ी सारे मंदिर भी बनाए गए, जैसे कि राजा राज प्रथम, उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर, जिसको कि राजराजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। कहाँ बनवाया था? तंजावुर में। तो इसी चोल काल में नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा का निर्माण हुआ था। तो ये चोल कला का विशिष्ट उदाहरण है। अच्छा, चोलों के समय में ना, चोल काल में जो मूर्तियां हैं, जो तक्षण कला है, वो धातु में काफ़ी हुआ। पहले नहीं तो क्या होता था, पत्थरों पर मूर्ति वगैरह बनाया जाता था, पत्थरों को तराश करके मूर्तियां, या फिर बड़े बड़े चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। लेकिन चोल काल में जो है पत्थरों के स्थान पर धातु की मूर्तियां बहुत बनाई जाने लगी, और छोटी छोटी नहीं, विशालकाय। तो धातु मूर्ति कला ये चोल काल में काफी देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफेद विद्रोह किस वायसराय के कार्यकाल से संबंधित है? सफेद विद्रोह, तो देखिए, ये जो सफेद विद्रोह है ना, ये ब्रिटिश काल में हुआ था। और इस तरह के ना दो उदाहरण मिलते हैं सफेद विद्रोह। एक को श्वेत विद्रोह बोला जाता है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का गवर्नर था ना, 2 बार गवर्नर रह चुका है, एक बार 1757 से 1760 तक, उसके बाद 1765 से 1767 तक, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जब दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन करके आया था, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर,
क्योंकि गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो तो भाई 1773 के बाद आया ना, और मैं बात कर रहा हूँ 1773 से पहले 1765 से 1767 के बीच, जब रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन करके आया तो उसने अपने जो अंग्रेज सैनिक है, अंग्रेज सैनिक, अंग्रेज सेनापति, उनके वेतन भत्तों में थोड़ी सी कटौती की। वेतन में नहीं, भत्तों में। वेतन जैसा था वैसे रहने दिया गया। जो शांति काल के समय उनको जो भत्ता दिया जाता था ना, उसमें उसने कटौती कर दिया। जो कलकत्ता, मुंगेर, वहां पर जो पोस्टेड हैं, स्पेशली उनके भत्तों को कटौती किया गया शांति काल में। जबकि जो बंगाल से बाहर जो पोस्टेड है उनके भत्ते बराबर दिए जा रहे थे, लेकिन जो कलकत्ता, मुंगेर, वहां पर जो काम कर रहे थे, वहां जिनकी पोस्टिंग थी, उनके भत्तों में कटौती की गई। तो इसका अंग्रेज सैनिकों ने विरोध किया। अब देखिए, अंग्रेजों का जो रंग होता है कैसा होता है, गोरे होते हैं ना, अंग्रेज गोरे होते हैं, तो इसीलिए इस विद्रोह को बोला गया श्वेत विद्रोह। वहीं एक और श्वेत विद्रोह जिसको कि सफेद विद्रोह कहा जाता है, व्हाइट म्यूटिनी। तो ये जो सफेद विद्रोह है ये किसके टाइम पे हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। श्वेत विद्रोह अगर आपसे पूछे ना, दोनों देखो एक ही है, श्वेत सफेद दोनों तो एक ही है, लेकिन यहां पर वायसराय पूछ रहा है। वायसराय जो रॉबर्ट क्लाइव है वो तो भाई गवर्नर था ना, गवर्नर जनरल भी नहीं, गवर्नर था। जबकि यहां वायसराय पूछ रहा है। वायसराय की पोस्ट कब आई, तो 1858 में। देखो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1757 से 1773 तक बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। उसके बाद 1773 से 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद 1833 से 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद 1858 से भारत की स्वतंत्रता तक भारत का वायसराय। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता से मतलब 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत में फिर से गवर्नर जनरल हुआ। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें भी ना काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई सारे लोगों को ना पूछो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स ही टिक करके आएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल नहीं था, ध्यान रखेंगे, वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में अंग्रेजों के अधिकार में केवल बंगाल, बिहार, उड़ीसा ही उनके अधिकार में था। बाकी भारत का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो मराठों के अधिकार में, हैदराबाद के निजाम के अधिकार में, मैसूर, अवध, इन सब के अधिकार में था। ध्यान रखना इस चीज को। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो श्वेत विद्रोह है 1765-67 का, वो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर। उसके बाद जो सफेद विद्रोह जिसको बोला जाता है वो हुआ था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जब भारत का वायसराय था। देखो लॉर्ड कैनिंग ना भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था और यही भारत का पहला वायसराय भी था। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या हुआ कि 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का जो शासन है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन मतलब कि जो महारानी की जो सेना थी, महारानी की जो आर्मी थी, वो भी अब यहाँ पर सीधे सीधे आ गई। पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे ना, उनको कुछ अलग से भत्ता वगैरह दिया जाता था। अब चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, उसके शासन को समाप्त कर दिया गया, तो उसके सैनिकों को जो भत्ता वगैरह दिया जाता था वो जो है समाप्त कर दिया गया। तो इसी कारण से वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में जो अंग्रेज सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो इसी को सफेद विद्रोह बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, दो हुए थे सफेद विद्रोह मतलब श्वेत विद्रोह। एक रॉबर्ट क्लाइव के समय में वो गवर्नर था और वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में 1960 के आसपास में। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोटी बेलने की चौकी किस सैंधवकालीन पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रोटी बेलने की चौकी, जिसमें आपके घर में रोटी बनती है ना, तो वो जो चौकी है रोटी बेलने की चौकी, वो सिंधु घाटी सभ्यता के किसी पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। मतलब कि जो सिंधुवासी थे वो रोटी वगैरह भी खाया करते थे। काफ़ी सारी चीज़ें मिली है ना जो कि आज के समय में हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि बीच में शायद गायब भी हो गया था। मतलब वैदिक कालीन जो आ रहे थे वो उन चीज़ों से परिचित नहीं थे, लेकिन जो सिंधुवासी थे वो परिचित थे। तो रोटी बेलने की चौकी ये कहाँ से प्राप्त हुई है ये आपको बताना है। देखो जो राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बनावली ये भी आपके हरियाणा में है। तो ये जो रोटी बेलने की चौकी है ये कहाँ से मिली है, तो आलमगीरपुर से। ध्यान रखें क्या लिख दिया हूँ मैंने, रालमगीरपुर, माफ़ी चाहूँगा, ये होना था, यहाँ पर रा हो गया, आलमगीरपुर। कैसी मैं
र लिख दिया, माफ़ी चाहूँगा। तो आलमगीरपुर है ये। तो आलमगीरपुर से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है, आलमगीरपुर। तो ये आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर गंगा यमुना का दोआब। कई बार ना ये प्रश्न भी पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गंगा यमुना के दोआब में कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है? तो वो है आलमगीरपुर। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल, तो उसमें भी आप आलमगीरपुर लगाएंगे। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी पूरा स्थल है ना, वो किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी काफी बार पूछा गया है। तो ये किस नदी के तट पर है? हिंडन। हिंडन, ये जो हिंडन नदी है ना, यमुना नदी की सहायक नदी है। इसकी खोज कब हुई थी? आलमगीरपुर की। ये र नहीं है, आ है, मैं यहां लिख ही देता हूं। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में है, इसकी खोज हुई थी 1958 में। 1958 में किसने खोजा था? यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में स्थित है। जो मेरठ है ना उत्तर प्रदेश में, वहां पर स्थित है आलमगीरपुर। और यहीं से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में देख लें क्या थोड़ा सा। बनावली, बनावली जो कि हरियाणा में है। हरियाणा में जो हिसार है ना, वहाँ पर है बनावली। रविंद्र सिंह बिष्ट, उन्होंने जो है बनावली को खोजा था। ध्यान रखेंगे। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। इसके अलावा मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। अच्छा, ये जो राखीगढ़ी है ना, जो कि हरियाणा में है, ये भारत में अभी तक खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा पूरा स्थल है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसका जो उत्खनन का कार्य है, ये अभी भी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि जिस जमीन में मतलब ये प्राप्त हुआ है ना, उसके आसपास काफ़ी सारी बस्तियां भी बस गई है, तो उनको हटाया जाएगा, उसके बाद तो खुदाई होगा ना। तो यहाँ पर जो है काम जो है एक तरह से चालू है, हम लोग ये बोल सकते हैं। अगर ये पूरा खुदाई हो जाए ना, तो इसके अंदर से बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो ध्यान रखना इसको भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। तो समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का श्रेय किसको जाता है? तो देखो, समय समय पर ना काफी सारे जो गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल वायसराय, इन लोगों ने ना समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने की कोशिश की। क्योंकि जो भारतीय थे, जो समाचार पत्र निकालते थे, कई सारे भारतीय ना अंग्रेजों के खिलाफ लिखा करते थे। अंग्रेजों की जो काली सच्चाई है उसको सामने लाने की कोशिश करते थे। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। तो वो क्या करते थे? समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा देते थे कि भाई छाप नहीं सकते। अगर किसी ने उल्लंघन किया तो जेल में डाल दिया जाता था। आज के समय में ऐसा है क्या? भाई आज के समय में तो हम तो भाई अपने प्राइम मिनिस्टर को भी जो चाहे वो बोल दें। यहाँ तक कि आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं भी कुछ कर दो, कोई कुछ करने वाला नहीं है। एक तरह से ठीक भी है और एक तरफ से गलत भी है। मतलब कि अपने सरकार के खिलाफ, मतलब हमारी जो सरकार है वो अगर कुछ गलत काम कर रही है तो उसके लिए बोलने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अधिकार दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे। जो भाई सही है वो आप बोलिए, जो सही तरह का जो आरोप है वो आप लगाइए कि भाई ये होना चाहिए, जो सरकार है ये काम ठीक से नहीं कर रही है। लेकिन बेबुनियादी बातें कई बार होती है ना। खैर, हम लोग अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं, तो बात करते हैं किसने प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त किया था। तो चार्ल्स, ये क्या लिख दिया यार, मेडकाफ, ये मेटकाफ है, मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ। तो चार्ल्स मेटकाफ जो कि 1835 से 1836 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, इन्हीं को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता। क्योंकि समाचार पत्रों पर लगे तमाम प्रतिबंधों को इसने हटा दिया था, इसी कारण इसको प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया है। तो चार्ल्स मेटकाफ, ध्यान रखेंगे। अच्छा, किस किसने समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया था? तो सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, इसने 1799 में एक
समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम लाया था। समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799 वेलेजली द्वारा। देखिए इस समय जो है समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ था, बहुत कम निकलता था समाचार पत्र, अंग्रेजी निकालते थे और कई सारे अंग्रेज ना जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ थे, इसके काफ़ी मतलब आलोचना किया करते थे, तो सरकार को ये चीज़ पसंद नहीं थी। तो समाचार पत्र पत्रेक्षण अधिनियम, इसके तहत ये होता था कि समाचार पत्र प्रकाशन से पहले एक प्रति जो है सरकार को दिखाना पड़ता था। तो ये 1799 में आया था। आगे चल करके लॉर्ड हेस्टिंग्स, उसने समाचार पत्रों पर लगे कई सारे प्रतिबंधों में थोड़ी सी ढील दी, मतलब सबको नहीं हटाया, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी ढील दे दी, ये हम लोग बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा जो है छूट दे दिया। किसने? हेस्टिंग्स ने। हेस्टिंग्स जिसका कार्यकाल 1813 से 1823 तक था ना, तो इसने 1818 में 1813 से 1823 बोला ना मैंने, कि 1818 नहीं बोला, खैर, तो इसने 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाचार पत्रों पर लगे कुछ प्रतिबंधों को समाप्त किया, मतलब थोड़ी सी ढील दी, पूरा ढील नहीं दिया, थोड़ी सी। इसके बाद एक गवर्नर जनरल हुआ जॉन एडम्स, इसका नाम याद रखेंगे। ये एक वर्ष के लिए या फिर उससे भी कम समय के लिए 1823 से 24 के बीच में थोड़े से समय के लिए ये भारत का गवर्नर जनरल रहा, भारत का नहीं बंगाल का गवर्नर जनरल रहा जॉन एडम्स। तो इसके समय में ना कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ। एक इसने काम किया जिसके लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात हो गया। देखो लोग जो है ख्याति प्राप्त होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन ये जो है बड़ा कुख्यात हो गया। क्यों कुख्यात हुआ? क्योंकि इसने ना प्रेस पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया था। इसने अनुज्ञप्ति नियम 1923 पारित किया। अनुज्ञप्ति नियम 1923 मैं लिख देता हूं क्या, अनुज्ञप्ति नियम 1923, ये किसने लाया था? जॉन एडम्स ने। अनुज्ञप्ति नियम 1923, इससे ना समाचार पत्रों पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लग गया था। समाचार पत्र के जो प्रकाशक थे उनको जो है अपना सब कुछ डिटेल गवर्नमेंट को देना होता था, कौन संपादक है, कौन मालिक है, कहां से समाचार पत्र निकाल रहे हो, ये पूरा चीज जो है देना पड़ रहा था। मतलब कि एक तरह से समाचार पत्र जो है, इन समाचार पत्रों पर ये जो गवर्नर जनरल है, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये जो है काफी, जो जॉन एडम्स है, इसके लिए काफी कुख्यात हो गया था। उस समय जो भी समाचार पत्र निकल रहे थे इक्का दुक्का, उन सब पर भी इनका प्रभाव पड़ा। अच्छा, राजा राममोहन राय वो फारसी भाषा में एक अखबार निकालते थे, संवाद कौमुदी, वो भी ना इस अनुज्ञप्ति नियम के कारण उसको भी बंद करना पड़ गया था। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये जो जॉन एडम्स का ये जो अनुज्ञप्ति नियम 1923 था, ये कितना खतरनाक रहा होगा। तो ये जो है राजा राममोहन राय के संवाद कौमुदी तक को प्रभावित कर डाला। तो इसी कारण से इसको ना समाचार पत्रों को एकदम बेड़ियों में बांध दिया, इस टाइप की बातें इसके बारे में लिखी गई है। तो ये समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के कारण कुख्यात हुआ था। तो आपसे कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उस वक्त चार्ल्स मैटकॉफ जब ये 1835 में गवर्नर जनरल बनता है, तो ये फिर ना इन तमाम प्रतिबंधों को हटा देता है और इसके बाद ना काफी सारे समाचार पत्र प्रकाशित होना शुरू हो जाते हैं। इसी कारण चार्ल्स मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता या फिर प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, तो चार्ल्स मैटकॉफ इसका आंसर है। बाकी चीजें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंचमहाव्रत का संबंध किससे है? पंचमहाव्रत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा गया है पंचमहाव्रत, और बहुत ज्यादा मतलब कॉमन क्वेश्चन भी है। तो पंचमहाव्रत का जो संबंध है ये किससे है? जैन धर्म से। पंचमहाव्रत का संबंध जैन धर्म से है। देखिए जैन धर्म में ही ना पंचमहाव्रत प्रचलित है। क्या कहें ये पंचमहाव्रत? 5 चीजें हैं, जैसे कि अहिंसा, कि आपको जो है हिंसा नहीं करना है, किसी प्राणी को नहीं मारना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, मतलब किसी भी तरह से आपको हिंसा नहीं करना है, आपको अहिंसा के मार्ग पर चलना है। दूसरा सत्य, मतलब सच बोलो, झूठ कभी मत बोलो। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का अर्जन नहीं करना, संपत्ति का अर्जन नहीं करना। उसके बाद है अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। उसके बाद है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये 5 महाव्रत जैन धर्म से संबंधित है। इनमें से जो 4 महाव्रत है ना, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, इनको पार्श्वनाथ द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था।
पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है ना, तो जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके द्वारा इन 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया गया था। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। जो 5वां महाव्रत है या 5वां व्रत ब्रह्मचर्य, इसका प्रतिपादन किया था 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, सुमेलित करने वाला है। एक तरफ जो है राज्य दिए हुए हैं, दूसरे तरफ उसके संस्थापक। तो ये जितने भी राज्य हैं ना, ये सब बहमनी साम्राज्य से टूटकर बने हुए राज्य हैं, तो इनके संस्थापक पूछा जाता है अक्सर। तो देख लेते हैं। बरार सबसे पहले दिया है, बरार। तो जो बरार के जो संस्थापक थे वो कौन थे? इमादुल मुल्क। बरार में कौन थे? इमादुल मुल्क। बरार में इमादुल मुल्क, और इसने बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना की। मतलब कि संस्थापक कौन था? इमादुल मुल्क। तो अपने ही नाम से इमाद से क्या निकला? इमाद शाही वंश। उसके बाद बीजापुर। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह, इसने बीजापुर में आदिल शाही वंश की नींव रखी। मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? बीजापुर। तो जो बीजापुर है, इसका संस्थापक कौन? यूसुफ आदिल शाह। अब इसने कौन सा वंश चलाया यहाँ पर? आदिल शाही वंश। देखो आपको ना, अगर इनके संस्थापकों का नाम याद हो जाएगा तो वहां पर कौन सा वंश चला ये आराम से पता चल जाएगा। जैसे कि बरार में इमादुल मुल्क, बरार में इमादुल मुल्क तो इमाद शाही वंश। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह तो आदिल शाही वंश। इसके बाद अहमदनगर। अहमदनगर में मलिक अहमद। अहमदनगर में मलिक अहमद, इसने निजाम शाही वंश चलाया, निजाम शाही वंश। उसके बाद गोलकुंडा। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह, और कुतुब शाह से निकला कुतुब शाही वंश। कुतुब शाह से कुतुब शाही वंश। इसके अलावा एक और 5वां राज्य था बहमनी साम्राज्य से जो टूट करके बना था ना, टोटल 5 राज्य बने थे। बीदर 5वां था। बीदर। बीदर का जो संस्थापक था वो था बरीद अमीर अली। बरीद अमीर अली, ध्यान रखेंगे, बरीद अमीर अली ये जो है बीदर का संस्थापक था, और यहाँ पर बरीद शाही वंश की स्थापना की गई। तो आपका आंसर क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। 3 1 2 4, 3 1 2 4 आपका आंसर होगा ब। ये आपका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज कैसा लग रहा है। तो ये जो सीरीज है ना, आपको यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर किसी भी स्टेट का जो सेट का जो एग्जाम होता है ना, एसईटी सेट, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इसके अलावा तमाम वे परीक्षाएं जहां से इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है। विशेष करके ना जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है और जो यूजीसी नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजीटी इन सब की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप ना इस वीडियो सीरीज को डेली देखा करिएगा, और मैं डेली ही वीडियो अपलोड करूंगा। 10 क्वेश्चन ही लूंगा, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन को ना एकदम एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दिया करिएगा, लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।